हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के बारे में। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने एक टॉपिक देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, कि पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर अपन यही देख रहे हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ये होते क्या है? ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव, इट इज ए मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज में लिया जाता है। फिर अपना क्वेश्चन ये आता है कि आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो आइडियल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। उसके बाद में इनके साइड इफेक्ट या तो होने नहीं चाहिए, और यदि साइड इफेक्ट हो तो कम से कम होने चाहिए, तो नो या फिर लिस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। इजीली ये मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद में वेरी इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और नो इंटरफेयर इन सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर। मतलब विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, वैसा का वैसा यूजर को फील होना चाहिए। उनकी सेक्सुअल डिजायर के ऊपर, सेक्सुअल एक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लास्ट है रिवर्सिबल। अब यहाँ पे रिवर्सिबल और एक होता है रीयूजेबल। अब रीयूजेबल को तो हम ये बोल देते हैं कि एक बार यूज करने के बाद भी दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है रिवर्सिबल। इसका मीनिंग अपने को ध्यान से सुनना है। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जब तक कोई इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर रहा है तब तक तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को छोड़ दे उसके बाद में प्रेगनेंसी होनी चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होने चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की हमने दो कैटेगरी बनाई है। एक तो है टेम्परेरी मेथड और दूसरा हमने लिखा है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी का मतलब जब तक यूज कर रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी होनी नहीं है, जब तक यूज नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और परमानेंट मेथड का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी को पूरा अवॉइड कर देना, आगे कभी प्रेगनेंसी होनी नहीं है। वो वाले मेथड्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं और ये मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। अब टेम्परेरी मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड देखने को मिलेंगे? पहला है नेचुरल मेथड। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल के अंदर फर्टिलाइजेशन को रोकना है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको नेचुरल तरीके से रोकना है। और एक्चुअल में ये जो नेचुरल मेथड है इसी को हम कैलेंडर मेथड के नाम से जानते हैं, राइदम मेथड के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत होती है। उसके बाद में है बैरियर मेथड। अब बैरियर जो मेथड होता है, अब बैरियर का मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवा, इनको फिजिकल मीटिंग को रोकने के लिए उनके बीच में बैरियर खड़े कर देना अपने को। तो उन मेथड्स के बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन हार्मोनल मेथड्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल मेथड को। और नेचुरल मेथड को स्टार्ट करने से पहले इधर देख लेते हैं कि परमानेंट मेथड कौन से होते हैं। जैसे सर्जरी करवा लेना, मेल की सर्जरी को हम वेसेक्टोमी बोलते हैं। पुरुषों की नसबंदी, टेक्निकल वर्ड वेसेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी, टेक्निकल वर्ड ट्यूबेक्टोमी। और कुछ इमरजेंसी मेथड्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे नेचुरल मेथड को। नेचुरल मेथड मतलब इसके अंदर ना तो किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साइड इफेक्ट होते हैं वो कम से कम होते हैं, बट इसकी जो फेलियर रेट होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इसके फेल होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसकी कौन कौन सी कैटेगरी बनाई है? तो नेचुरल मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है पीरियोडिक एब्सिटेंस। इसी को हम बोलते हैं कैलेंडर मेथड, इसी को हम बोलते हैं राइदम मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है? विड्रोल मेथड्स, या फिर इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट्स। और लास्ट वाला मेथड कौन सा है? लैक्टेशनल अमेनोरिया। अब अपन एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे पीरियोडिक एब्सिटेंस को। पीरियोडिक एब्सिटेंस का मीनिंग क्या होता है? अवॉइड कोइटस बिटवीन 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें
ये जो 10वें दिन से लेकर के 17वां दिन है, इन दिन क्या नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये फर्टाइल पीरियड होता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सेफ पीरियड अपन किसको मानते हैं, सेफ पीरियड मानते हैं बिफोर 10 डे और आफ्टर 17 डे। मतलब 10वें दिन से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी और 17वें दिन के बाद में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब इसको अपन समझते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये है 28 डेज का, और हमने ये जो दिन लिए हैं 10वें दिन से 17वें दिन, ये क्यों लिए हैं, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने अच्छी तरीके से देखा है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो 14 डे के ऊपर होता है, लेकिन हर एक फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि 14 डे के अंदर ही ओव्यूलेशन हो। तो हमने क्या किया है, +2 कर दिया है, मतलब 16वें दिन क्या हुआ है, किसी फीमेल में ओव्यूलेशन हुआ है। अब 16वें दिन फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हुआ है तो हम इसको समझते हैं, पहले इस चार्ट को समझने से पहले 10 डे से 17 डे ये क्या है, फर्टाइल पीरियड। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, यहाँ पे अवॉइड करना है। लाइफ ऑफ स्पर्म 3 डेज, लाइफ ऑफ ओवा 2 डेज, मतलब स्पर्म है वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, ओवा है वो 2 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि मान लीजिए कि 16वें दिन यहाँ पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है, और 17वें दिन, यदि 17वें दिन यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म इंटर हुआ है, तो इस नॉलेज के बेसिस पे अपने को ये देखना है कि 17वें दिन यदि स्पर्म इंटर करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। 16वें दिन ओवा बाहर आ चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है और ओवा 2 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, और 17वें दिन स्पर्म ने एंट्री मार ली है तो अभी तक तो वो 2 दिन और सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये तो ओव्यूलेशन के बाद वाले दिन लिए है। अब अपन देखते हैं कि 14 डे से पहले -2 करके देखा और 12 डे के ऊपर किसी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हो चुका है, और 10th डे के अंदर यहाँ पे स्पर्म ने एंट्री मारी है। तो 10th डे पे स्पर्म एंट्री मारेगा तो वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, वो 12th डे के ऊपर तो ओवा बाहर आ ही चुका है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगा। और हम यहाँ पे कौन से मेथड देख रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देख रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इम्प्लांटेशन नहीं होना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। तो ये मेथड कौन सा है, अपना पीरियोडिक अब्स्टिटेंस है। इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी प्रकार की कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसकी फेलियर रेट क्या है, ज़्यादा है। साइड इफेक्ट इसमें कुछ होना नहीं है क्योंकि कोई मेडिसिन तो यूज हुई नहीं है, लेकिन इसकी फेलियर रेट है वो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फीमेल को ये पता नहीं चलता है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का डे कौन सा है। अब इसमें नॉर्मली कुछ पॉइंट्स है जिससे एक फीमेल ये जान सकती है कि आज ओव्यूलेशन हुआ है। अब इसमें देखा जाए तो पहला अपन देख रहे हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर यदि हाई होता है तो उस दिन ये मान लेना चाहिए कि आज के दिन ओव्यूलेशन हुआ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो फीवर के दौरान भी तो आ सकती है, उस टाइम पे भी तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है जो थर्मामीटर से अपन चेक करते हैं, ये मॉर्निंग टाइम के अंदर यदि हाई बता रहा है, इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि आज के दिन ओव्यूलेशन हुआ है। दूसरा जो मेथड्स है ओव्यूलेशन के दिन को चेक करने का, बिलिंग्स मेथड या सर्विकल म्यूकस, जिसको हम बोलते हैं स्लिपरी म्यूकस। ओव्यूलेशन जिस दिन होता है उस दिन सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस रहता है वो चिपचिपा रहता है, बाकी के दिनों में चिपचिपा नहीं रहता है, ओव्यूलेशन के दिन ही वो म्यूकस चिपचिपा रहता है। तो उस दिन आइडिया लग जाता है कि आज के दिन ओव्यूलेशन हुआ है। अब अपने से कोई मान लीजिए कि क्वेश्चन कर ले कि कोई फीमेल है, उस फीमेल के अंदर 42 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 42 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो बताइए उसमें ओव्यूलेशन कब होगा। ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 42 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे 42 - 14 कर देंगे। ये जो आंसर आएगा
इस दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। कोई भी जैसे 42 मान लो, यहाँ पे 44 मान लो, 46 मान लो, 35 मान लो, किसी का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि इतने दिन का है उसमें माइनस कर देंगे कितने को, 14 को कर देंगे, तो इससे अपने को ओव्यूलेशन का पता लग जाएगा। उसके बाद में नेचुरल मेथड का ही दूसरा टाइप है अपना विड्रोल और कोइटस इंटरप्ट्स। इसमें क्या होता है, द मेल पार्टनर विड्रो हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजाकुलेशन सो एज अवॉइड इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन मीन्स क्या होता है, ये जो इंसेमिनेशन आया है, इस इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि मेल के पेनिस से जो स्पर्म रिलीज हुए हैं वो स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच चुके हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद में सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाने हैं, और फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। लेकिन हम यहाँ पे दिमाग लगा करके क्या कर रहे हैं कि जैसे ही इजाकुलेशन हो रहा है, इजाकुलेशन का मतलब स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, इजाकुलेशन से पहले ही मेल अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। तो इंसेमिनेशन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होना था वो कहाँ पे हो चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बाहर की साइड में हो रखा है। लेकिन ये मेथड फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेल सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता है, और परी इजाकुलेटरी जो फ्लूइड होता है मे हैव स्पर्म, मतलब इजाकुलेशन से पहले ही यदि सीमेन की कुछ ड्रॉप भी फीमेल के वेजाइना में रह गई है, तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि एक ड्रॉप यदि सीमेन रह गया है पहले से ही, तो उस एक ड्रॉप के अंदर भी लाखों स्पर्म होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेथड फेल बहुत ज़्यादा होता है, साइड इफेक्ट इसके कम से कम है, क्योंकि इसमें लगाया क्या है, सिर्फ दिमाग लगाया है। अब नेचुरल मेथड का अपन देखने वाले हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड नेचुरल मेथड का ये है लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया का मीनिंग क्या है, जब तक कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अपने बच्चे को, तब तक उनमें क्या नहीं होने हैं, पीरियड्स नहीं होने हैं, नो पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहेगा। ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद में जब तक लैक्टेशन की प्रोसेस चलती है और फीमेल अपने मेमरी ग्लैंड से बच्चे को फीडिंग करवा रही है, तब तक उस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। लेकिन ये जो पीरियड है ये माना गया है अप टू 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक ये कारगर रहता है। अब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ओवा बाहर आया ही नहीं है ओवेरी से, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं हुआ है, इस वजह से द चांस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट नील होते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट नील मतलब 0 चांस होते हैं। अब इस लैंग्वेज के बाद में अपने को ये समझना है कि ऐसा हुआ किस वजह से है। जब तक महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर लैक्टेशन में ये देखा है कि मिल्क का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो वाला हार्मोन कौन सा होता है, वो वाला हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब तक इसका लेवल होता है वो हाई रहता है। अब हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर हमने ये देखा है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GnRH हार्मोन रिलीज होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं FSH और LH। LH क्या करवाता है, LH उस फीमेल में ओव्यूलेशन करवाता है। FSH क्या करवाता है, FSH फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करवाता है। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट की वजह से ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। लेकिन जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है तब तक ये जो प्रोलैक्टिन है ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता रहेगा। इसके नेगेटिव फीडबैक से GnRH काम नहीं करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी काम नहीं करेगी, और एंटीरियर पिट्यूटरी काम नहीं करेगी तो FSH काम नहीं करेगा, LH काम नहीं करेगा। LH काम नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवा बाहर नहीं आएगा, ओवा बाहर नहीं आएगा तो स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और यही हम चाह रहे हैं। उसके बाद में अपन अगले मेथड की बात कर रहे हैं। अगला मेथड है अपना बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्पर्म और ओवा के बीच में कोई ना कोई बैरियर लगा देना है। तो बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, मतलब ये जो मेथड है ये मेल भी यूज कर सकती है और फीमेल भी यूज कर सकती है।
इन दिस ओव्यूम sperm are prevented from physical meeting with the helps of barrier। स्पर्म और ओवा की फिजिकल मीटिंग को रोका जाता है किसकी हेल्प से? बैरियर की मेथड, बैरियर की हेल्प से। और ये क्या करवाते हैं? दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को ही रोक देते हैं, क्योंकि जब ओवा और स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन तो होना ही नहीं है। अब बैरियर मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स अपन इस्तेमाल करेंगे? तो वो सबसे पहला अपन देखने वाले हैं कॉन्डम्स के बारे में, सर्विकल केप्स के बारे में, वोल्ट्स के बारे में और डायाफ्राम्स के बारे में। अब ये जो 4 बैरियर मेथड है, इन 4 में से ये जो कॉन्डम्स हैं ये तो हैं बोथ मेल एंड फीमेल, ये तो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। और ये जो सर्विकल केप, वॉल्ट्स, डायाफ्राम है ये ओनली फीमेल यूज कर सकती है। अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्डम्स के बारे में कि कॉन्डम्स से कैसे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। दे आर मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट। ये जो कॉन्डम्स होते हैं ये बने किसके होते हैं? ये रबर के और लेटेक्स शीट के बने होते हैं। दे आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल, मेल के ये पेनिस को कवर करेगा, एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, फीमेल की ये वेजाइना और सर्विक्स को कवर करेगा। तो पेनिस से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, अब उसको कवर कर दिया जाएगा तो जो सीमन रहेंगे, जो स्पर्म रहेंगे वो किस में रह जाएंगे? वो कॉन्डम्स के अंदर रह जाएंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सर्विक्स को और वेजाइना को कवर कर लेगी, तो पेनिस के थ्रू, इजाकुलेशन के थ्रू जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं वो वेजाइना, सर्विक्स, फिर यूट्रस में, फिर फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो जब वेजाइना और सर्विक्स कवर हो चुके हैं तो वो यूट्रस में नहीं पहुंच पाएंगे और फेलोपियन ट्यूब में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। मतलब क्या होता है इनका कि एक बार इनको इस्तेमाल कर लिया जाए, दोबारा से इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू द यूजर। इनको मेल और फीमेल खुद इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें किसी एक्सपर्ट नर्स की या डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉन्डम्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी और एड्स। कॉन्डम्स का इम्पोर्टेंट यूज यहाँ हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में भी देख रहे हैं। ये फर्टिलाइजेशन को तो रोक ही रहा है, इसके साथ साथ में ये एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट कर रहा है, और सबसे खतरनाक एसटीडी एड्स होती है उससे भी ये बचाता है। निरोध इज ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम। मेल के कॉन्डम का जो ब्रांड है एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो दे रखा है निरोध को। और फीमेल कॉन्डम्स आर नोन एज फेमिडोम्स। फीमेल के कॉन्डम्स को हम किस नाम से जानते हैं? फेमिडोम्स के नाम से जानते हैं। दोनों के डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, हमने भी बना रखे हैं। ये है मेल कॉन्डम जो कवर करके रखता है पेनिस को, ये है फीमेल कॉन्डम जो कवर करके रखता है फीमेल की वेजाइना और सर्विक्स वाले पार्ट को। उसके बाद में लास्ट मेथड है अपना बैरियर मेथड के अंदर डायाफ्राम, सर्विकल केप और वॉल्स। अब ये जो होते हैं दिखने में कैसे होते हैं? ये भी जिस हिसाब से कॉन्डम बना होता है उस हिसाब से किससे बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। तीनों स्ट्रक्चर जो बना रखी है, ये वाले स्ट्रक्चर अपने डायाफ्राम की है, ये सर्विकल केप की है और ये वोल्ट्स की है। किसके बने हुए होते हैं? रबर के बने हुए होते हैं। दे आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले क्या कर लिया जाता है? फीमेल अपने सर्विक्स को कवर कर लेती है ताकि पेनिस के थ्रू, इजाकुलेशन के थ्रू जो स्पर्म रिलीज होंगे वो सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे। दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू दी सर्विक्स। ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। दे आर रीयूजेबल। कॉन्डम्स को हमने देखा था, उसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो डायाफ्राम, सर्विकल केप और वोल्ट्स है जिनको सिर्फ और सिर्फ फीमेल यूज कर रही है, इनका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोबारा जब भी इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनको साफ कर लिया जाएगा, क्लीन कर लिया जाएगा। किससे? स्पर्मिसाइडल क्रीम से, जेली से और फोम से। आर यूजुअली यूज अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। एक तो स्पर्म को रोक रहे हैं ये बैरियर,
और इनको इस्तेमाल करने से पहले स्पर्मिसाइडल क्रीम का, फोम का, जेली का और इस्तेमाल कर लिया जाएगा। उससे यदि इनको क्लीन कर लिया जाएगा तो स्पर्म की एंट्री और ज़्यादा रुक जाएगी, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा और प्रेगनेंसी को अवॉइड कर दिया जाएगा। अब इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है लेकिन प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा रहा है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हार्मोनल मेथड से अपन कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड से कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस को कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।